तो स्वागत है दोस्तों आपका इस डे 7 ऑफ द डेली PYQ डिस्कशन एंड रिसर्च प्रोग्राम में, जिसमें हम डेली कुछ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्योंकि यूपीएससी की टेंडेंसी रहती है कि यूजुअली वो 40-50 मार्क्स का हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे उन्होंने बिल्ड किया होता है। तो इस पूरे प्रोग्राम में हम उन्हीं PYQs पे थोड़ी रिसर्च करते हैं, ताकि अगर अगली बार उस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे उसे अटेम्प्ट करें। अगेन, जो बाकी टेक्निक्स होती है कि एलिमिनेशन कैसे करना है, राइट, और एलिमिनेशन के साथ साथ आपने लॉजिकल गेसिंग्स कैसे करनी है, राइट, उन क्वेश्चंस को जिन्हें आप बिल्कुल नहीं जानते हैं उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जिस्टिंग नॉलेज का उपयोग करते हुए, ये सारी ट्रिक्स, ये सारी टेक्निक्स भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। एंड आई वाज एबल टू स्कोर अराउंड 125 प्लस मार्क्स, ताकि आपको थोड़ा भरोसा हो कि हाँ, मतलब हर कोई नहीं ये पढ़ा रहा है यहाँ पे, राइट। तो देखो, ये एक क्लासिक क्वेश्चन था 2021 के प्री का, ये मैंने क्वेश्चन उठाया हुआ है। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें यूपीएससी आपसे सिंपल लॉजिक पूछ रहा है। ये 64 योगिनी टेम्पल इसने एग्जांपल दिया हुआ है कि मोरेना में आपका जो ये 64 योगिनी टेम्पल है, इसके बारे में क्या क्या स्टेटमेंट सही है। देखो, यहाँ बताया है कि ये कच्छा पगट्टा नाम की एक डायनेस्टी है, इसने ये बनाया था। आपको नहीं पता होना चाहिए, बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं रखना है इसका। और 64 योगिनी टेम्पल के बारे में आपने ये तो सुना ही होगा कि हमारी जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी, ये बात सही है कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग वो इसी से इंस्पायर्ड थी, राइट। वो जो हमारी गोल पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वो 64 योगिनी टेम्पल से इंस्पायर्ड है। इस पे आपने बहुत सारे आर्टिकल ऑलरेडी पढ़े होंगे। तो स्टेटमेंट 4 तो आपको लगेगी कि हाँ, ये स्टेटमेंट 4 सही है, राइट, स्टेटमेंट 4 सही है। लेकिन यहाँ देखो, स्टेटमेंट 2 देखो कि इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। यहाँ पे यूपीएससी आपको फंसाता है इस तरीके की स्टेटमेंट में। इस तरीके की स्टेटमेंट में यूजुअली क्या है कि लोगों को लगता होगा कि इतना स्पेशल अगर कोई टेम्पल है तो हो सकता है वो अकेला ऐसा सर्कुलर टेम्पल हो। नो सर, मान लीजिए अगर यूपीएससी ऐसा क्लेम कर रहा है कि इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल इन इंडिया, और कल को आपके घर के सामने कोई ऐसा पुराना टेम्पल, राइट, सर्कुलर टेम्पल सामने आ जाए, या फिर आपके घर के सामने ही कोई पुराना टेम्पल बना हो, यूपीएससी की नॉलेज में वो ना हो, तो ऐसी ब्लैंकेट स्टेटमेंट यूपीएससी कभी भी क्लेम नहीं कर सकता भाई। ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट में केस हो जाएगा क्वेश्चन पे ही। तो स्टेटमेंट 2 को आप एलिमिनेट कर सकते हो। और इस पे अगर मैं फैक्चुअल आपको बात बताऊं तो ये योगिनी टेम्पल्स जितने भी होते हैं, मैक्सिमम जो योगिनी टेम्पल्स होते हैं, राइट, ये यूजुअली शिवा को डिवोटेड होते हैं। आपका जो एक जो आप कह सकते हैं कि जो तांत्रिसिज्म, राइट, जो तांत्रिक कल्ट आया था मेडाइवल इंडिया में, तो वहां पे वो तांत्रिक लोग क्या है कि शिव की पूजा किया करते थे, योगिनियों की पूजा किया करते थे, और इसमें फीमेल डीटीज की भी पूजा होती थी। तो मैक्सिमम ये जो योगिनी टेम्पल्स हैं ये गोल होते हैं, ये राउंड शेप के होते हैं। और ये सिर्फ मोरेना में नहीं है, ये कई ऐसे बाकी टेम्पल्स है, आपको शाहदौल में मिलेगा, राइट, लोखरी में मिलेगा, इवन वाराणसी में एक ऐसा मिलेगा। आपने भेदा घाट लमेटा घाट नाम की एक जगह सुनी होगी एमपी में, जो कि यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज भी रिकॉग्नाइज की थी, टेंटेटिव लिस्ट में वो डाली हुई पिछले साल की, राइट। वो अगेन वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहां पे, राइट, उससे रिलेटेड। तो जितने भी योगिनी टेम्पल्स होते हैं यूजुअली इसमें कुछ ना कुछ सर्कुलर होता है, राइट, या तो वो पूरे सर्कुलर होंगे या कुछ ना कुछ सर्कुलर होंगे। तो ये हुई आपकी कॉन्सेप्ट की बात। स्टेटमेंट 2 एलिमिनेट करो, 2 एलिमिनेट करो, 2 एलिमिनेट करो, 2 एलिमिनेट करो, सी इज योर राइट आंसर। ये बाकी कुछ जानना ही नहीं था, ये कुछ जानना ही नहीं था। यहाँ बोला है कि ये वैष्णवा कल्ट को प्रमोट करते हैं, नहीं सर, ये शिव को डिवोटेड होते हैं। और आपकी जो तांत्रिसिज्म है, जो आपकी तांत्रिक कल्ट है, यूजुअली ये उससे रिलेटेड करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा। मार्तंड नाम का एक टेम्पल है दोस्तों, इस पे रिसर्च करना, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि मार्तंड टेम्पल कहाँ पे है और ये किस डीटी के लिए, किस गॉड के लिए आपके डेडिकेट किए गए हैं। दूसरा, आप एक और थोड़ा रिसर्च कीजिए और बताइए कि जो मोधेरा टेम्पल है, मोधेरा में जो फेमस टेम्पल है, ये कौन सी डीटी के लिए डेडिकेट किया गया है, राइट, ये भी आप मुझे बताइएगा। और देवगढ़ टेम्पल आप एक बार फिर से रिसर्च कीजिएगा, उसका फोटो एक बार देख लेना, बताना कि वो कौन से एम्पायर के टाइम वो बिल्ड हुआ था। ये आप रिसर्च करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से यूपीएससी डायरेक्टली पीवाईक्यूज को रिपीट भी करता है, ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे। बताया हुआ है कि कोई एक ऐसा एंशिएंट टाउन है जो कि जिसमें कि इलेबोरेट
एक एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पाया जाता है, मैनेजमेंट सिस्टम पाया जाता है, और जो चैनलाइजेशन है वाटर का ये एकदम रिजर्वायर के थ्रू पाया जाता है। ये शहर फेमस ही है, एक डिस्क्रिप्शन दे दी गई है कि वाटर मैनेजमेंट के लिए शहर फेमस है। कौन सा वो शहर है? बिल्कुल सर, ये धौलावीरा शहर है। अगर आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा तो धौलावीरा जो है हमारी 40th जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो रिकॉग्नाइज हुई थी, राइट। इसीलिए ये क्वेश्चन इसमें आया था। और ये धौलावीरा जो आपके गुजरात में पाई जाती है, राइट। आप खादीर, इसके जो एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो ये जो खादीर नाम का आइलैंड हुआ करता था पहले डेजर्ट नेशनल पार्क में, आपकी रन ऑफ कच्छ में, तो ये यहाँ पाया जाता है धौलावीरा, राइट दोस्तों। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि डेजर्ट नेशनल पार्क पे यूपीएससी ने 2019 में ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछ रखा है, और उसमें एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दी थी कि ये 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, ये बात सही थी। 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है डेजर्ट नेशनल पार्क, ये बात सही थी। और दूसरा इन्होंने बताया था कि इसमें कोई भी ह्यूमन हैबिटेशन नहीं पाई जाती है, अलाउड नहीं है। तो ये एकदम से अगर किसी को ये भी पता होता कि यहाँ पे किस तरीके की सेटलमेंट ऑलरेडी थी और उसके आसपास लोग भी तो रहते हैं, धौलावीरा के आसपास लोग रहते हैं, क्योंकि ये एक तरीके की आपकी एक हेरिटेज साइट है, लोग भी आते होंगे वहां पे, राइट। तो टूरिज्म भी है वहाँ। तो उस क्वेश्चन को भी आप इस बेसिस पे, अपनी नॉलेज के बेसिस पे वैसे अटेम्प्ट कर सकते थे। तो इस तरीके से आप पीवाईक्यूज को लिंक कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बात धौलावीरा के बारे में जो इसे स्पेसिफिक बनाती है कि यूजुअली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिटीज हैं, टाउन्स हैं, जैसे आपका हड़प्पा हो गया, राइट, मोहनजोदड़ो हो गया, इनमें क्या है कि एक एक इनका मुख्य शहर होता था और उसके बाद एक इनकी लोअर सेटलमेंट हुआ करती थी। ऐसी इनकी कुछ टाउन प्लानिंग हुआ करती थी। लेकिन इसमें धौलावीरा में 3 लेयर्स ऑफ फोर्टिफिकेशन पाई जाती है। एक सेंट्रल जो इनका मुख्य शहर होता था, एक इनका इंटरमीडिएट जो सेटलमेंट होती थी, और एक इनकी आउटसाइड जो आपकी लोअर सेटलमेंट हुआ करती थी। तो इसमें 3 लेयर्स पाई जाती है। ये इसके बारे में एक स्पेशल केस है। नेक्स्ट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए फेमस है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ एक हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि बुद्धिस्ट स्तूप की तरह, एकदम जो स्तूप बनते हैं बुद्धिज्म में, बिल्कुल वैसे ही फ्यूनरेरी आर्किटेक्चर्स यहाँ पाए जाते हैं। जहाँ पे फ्यूनरल होता है उन जगहों पे यहाँ हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, राइट। मतलब स्तूप की तरह डोम आकार के ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं इस शहर में। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस बारे में याद रखनी है। थोड़ी कालीबंगन पे भी रिसर्च कर लेते हैं। राजस्थान में पाया जाता है दोस्तों, आप सभी को पता है। और ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे जो आपके कलाइयों के लिए जो जो आप कहते हैं कि बेंगल्स, जिन्हें आप बंगा भी कहते हैं, राइट, इन्हें बांगा या बंगा भी कहा जाता है लोकल लैंग्वेजेस में। तो काली बैंगन की कलाई में बांधने वाली जो बांगे होती है उसे हम कहते हैं काली बंगन, मतलब जहाँ पे बनाई जाए, इसीलिए इस शहर का नाम पड़ा कालीबंगन। तो कालीबंगन में जो बैंगल्स हैं वो बनाई जाती थी, वो इंडस्ट्री यहाँ पे फेमस थी। और ये घग्गर रिवर के किनारे, ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं, घग्गर रिवर के किनारे ये पाई जाती है आपकी। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें डिस्कवर हुई थी वो एक कैमल, ऊंट के बोन यहाँ पे डिस्कवर हुए थे। इट मींस कि यहाँ पे तब तक डेजर्टिफिकेशन हो चुका था दोस्तों। फायर अल्टर्स, जो अंगीठियां हुआ करती थी, वो यहाँ पे मिले थे। और एक वुडन प्लफ यहाँ आपको कालीबंगन में मिला है, राइट। और इस पे यूपीएससी ने सीडीएस में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया है कि वुडन प्लफ हमें कहाँ कहाँ मिला है, कालीबंगन, बनावली, ये उन्होंने वहां पे एग्जाम्पल दिए थे। राखी घड़ी के बारे में भी थोड़ा सा आपको रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि ये न्यूली डिस्कवर्ड साइट है और इंडियन कंटिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में ये जो है वन ऑफ द जो है लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है। और इम्पोर्टेंट बात कि 2020 के अपने बजट में या 2021 के अपने बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की थी कि इंडिया में 5 आइकॉनिक साइट्स बनाई जाएगी। इसमें से कुछ आसाम में थी, कुछ मध्य प्रदेश में थी, राइट। तो आप मुझे बताएंगे वो रिसर्च करके कि वो जो शिवपुरी वगैरह इस तरीके की जो साइट्स थी, वो इनके सबके नाम आप मुझे बताएंगे कि कौन कौन सी इंडिया में इस टाइम वो 5 आइकॉनिक साइट्स हैं। तो उनमें से एक आइकॉनिक साइट आपकी राखी गढ़ी भी है, इसे भी आइकॉनिक साइट के तौर पे डेवलप किया गया है। यहाँ आपको क्लासिक एग्जांपल देखना है कि यूपीएससी पीवाईक्यूज स्पेशली हिस्ट्री जैसे और आर्ट एंड कल्चर जैसे सब्जेक्ट में कैसे ये रिपीट करता है। देखो ये 2017 का क्वेश्चन है, बोला है कि ऋग्वैदिक आर्यन और इंडस वैली
सिविलाइजेशन के लोगों को कंपेयर करो। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं ये आर्यन लोगों से पहले हुआ करते थे। आर्यन इन्वेजन इंडिया में माना जाता है कि लगभग 1500 बीसी के आसपास आया, उससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करती थी। तो बताया है कि इनमें क्या क्या इसमें डिफरेंट है, राइट, क्या क्या इनमें डिफरेंस है। तो पहला जो इन्होंने बताया कि ऋग्वैदिक आर्यन जो है वो जो मेल के कोट हैं और हेलमेट हुआ करते थे ये यूज करते थे वॉरफेयर के लिए, और इंडस वैली सिविलाइजेशन कि वहां ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। ठीक बात है, राइट, हमें ऐसा कोई एग्जाम्पल दिखता नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हम स्टडी करते हैं। देखो हमें हल मिला लकड़ी का, हमें पता है, हमें वहां पे बेंगल्स की इंडस्ट्री मिली, मनके मिले, बीड्स मिले, ये हमें पता है, इतने माइनर चीजें। अगर ऐसे वॉरफेयर के इंस्ट्रूमेंट ये यूज कर रहे होते तो हमें पता होता भाई कि ये कर रहे होते, राइट। तो ये स्टेटमेंट सही हम मान सकते हैं, लेकिन अगर ये आपको ना भी पता हो तो क्लू यहाँ है। यूपीएससी इसीलिए आपको हेल्प करता है एलिमिनेशन के लिए। यहाँ बताया है सेकंड स्टेटमेंट में कि ऋग्वैदिक आर्यन दे न्यू गोल्ड, कि भैया आर्यन लोग गोल्ड के बारे में जानते थे, सिल्वर के बारे में जानते थे और कॉपर के बारे में जानते थे। लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये सिर्फ कॉपर और आयरन के बारे में जानते थे। ये एकदम झूठ बात है। आयरन के बारे में तो आपने कम से कम इतना तो पता होगा कि आयरन के बारे में इंडस वैली के लोग जो है ये बिल्कुल नहीं जानते थे, इनकी इंफॉर्मेशन में नहीं थी। इसीलिए ये वॉरफेयर के टूल्स अच्छे नहीं बना पाए, और संभव है इसीलिए ये आर्यन से हार गए थे, इन्वेजन से हार गए थे। तो 2 को एलिमिनेट कर दो, 2 को एलिमिनेट कर दो। सी आपका 1 एंड 3 राइट ऑप्शन है, क्योंकि ऋग्वैदिक आर्यन, ये सही बात है कि हॉर्स घोड़े को ये डोमेस्टिकेट करते थे, लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं माना जाता है कि यहाँ ये हॉर्स से अनअवेयर थे। ये बात एकदम सही है। कुछ एक दो और चीजें हैं जिनसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अनअवेयर थे। एक आप जान सकते हैं कि जो शुगर है, शुगर क्रॉप, इससे भी ये अनअवेयर माने जाते हैं। और माना जाता है कि एटलीस्ट अगर ये अनअवेयर ना थे तो भी जो आपकी पल्सीज है वो वास्टली कल्टीवेट नहीं होती थी। पल्सीज जो दालें हैं वो वास्टली कल्टीवेट नहीं होती थी। तो इस पे भी यूपीएससी आपको फंसा सकता है। अगेन ये क्वेश्चन यहाँ 2013 के क्वेश्चन को आप देखो, इस पे बिल्ड किया हुआ था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग दे पोजेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स, कि भैया ये बहुत बड़े बड़े पैलेसेस बनाते थे। भाई झूठ बात है, झूठ बात है। बड़े बड़े पैलेसेस तो ये बनाते ही नहीं है। वहां पे 2 मंजिला मकान मिले हुए हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा 6 कमरे हैं, राइट, हमने इतना भी तो पढ़ा हुआ है। देन दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डीटीज। ये बात सही लग रही है, क्यों? क्योंकि हमें बताया कि एक हमें वहां पे राज पुरोहित का वो जो राइट एक स्कल्पचर मिला है। देन फीमेल डीटीज का भी हमें देवी माता की वो पूजा करते थे, ये हमें पता है, राइट। एंड देन दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियोट्स, जब इन्हें घोड़े का पता ही नहीं था। देखो यहाँ अगेन ये स्टेटमेंट यहाँ से कॉपी की हुई है। जब इन्हें घोड़े का पता ही नहीं था तो ये चैरियोट्स को वॉरफेयर में कैसे यूज करते थे? लड़ाई तो ये लड़ते ही नहीं थे, ये बड़े पीसफुल आदमी थे। इसे एलिमिनेट करो, राइट, एंड देन योर आंसर विल बी बी ऑप्शन, राइट। तो इस तरीके से यूपीएससी पीवाईक्यूज पे क्वेश्चन बिल्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन था, जिसे कॉन्सेप्ट पता था वो पता था। अगेन कई लोगों ने यही जानने में गलती कर दी कि 17th सेंचुरी का जो फर्स्ट क्वार्टर है वो क्या होगा। देखो 17th सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर का मतलब है 1625 से पहले की ये बात कर रहा है। कई लोगों ने माना कि 1725 से पहले की ये बात कर रहा है, जिन्हें 17th सेंचुरी का, जिन्होंने ठीक से इस स्टेटमेंट को ही इंटरप्रेट नहीं किया। तो क्वेश्चन बोलता है कि 1625 से पहले, 17th सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहां कहां पे अपनी फैक्ट्री लोकेट कर दी थी। तो देखो ये मैंने मैप लाया हुआ है आपको। ऑलरेडी हमें पता है कि देखो इंडिया में जो पहली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी ये अराउंड 1613-1614 के आसपास हुई थी। जो विलियम हॉकिंग जब गए थे मुगल दरबार में, तो उस टाइम इन्होंने इधर आपको सूरत में इन्होंने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। तो ये वेस्ट कोस्ट की बात हुई। तो क्या आपको लगता है कि सीधा 10 साल में ये इधर ईस्ट कोस्ट में आपके चिकाकोल या त्रिकोणोपोली, राइट, इन जगह पे ये अपनी कंपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर पाएंगे? नहीं, अभी ये वेस्ट कोस्ट में फंसे हुए हैं। तो लगभग 1640 तक ये ईस्ट कोस्ट में आए ही नहीं। तो अगेन
यहाँ सिर्फ बरोच आपका राइट आंसर है, जिसे ये क्वेश्चन, जिसे ये कॉन्सेप्ट पता था। अगेन मैंने ये राइट मार्क किया था पिछले साल एलिमिनेट करके, तो बरोच, सूरत वगैरह ये इनके उस टाइम के पॉइंट हुआ करते थे जहाँ इन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश उस टाइम तक अपने डिपो स्टैब्लिश कर रखे थे। तो ये मैंने कुछ मैप आपको दे रखा है, एक बार डाउनलोड करके, राइट। और ये आपको कहाँ मिलेगी ये पूरी PDF? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, द UPSC हब, राइट। ये आप सर्च भी कर सकते हैं या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आपको ये पूरी रिसर्च की PDF मिलेगी। और इन लेक्चर्स को सुने बिना ये PDF का कोई यूज नहीं, क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये कहाँ से उठाए हुए हैं, पूछा कुछ और है आपने रिसर्च में कुछ और ही दे दिया हुआ है। ऐसा नहीं है, पूछे हुए को हम डिस्कस कर रहे हैं, रिसर्च में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, राइट। तो इस मैप को एक बार देख लेना और देख लेना कि कहाँ कहाँ पे किस किस कंट्री के कहाँ कहाँ पे इंडिया में डिपो थे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि अगर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला डिपो सूरत में एस्टेब्लिश किया, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ एस्टेब्लिश किया। ये आप मुझे पहला डिपो, ये आप मुझे बताएंगे कहाँ, कमेंट सेक्शन में, राइट। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था भाई और इसलिए मैं कहता हूँ हर एक लेक्चर में मैं कुछ ना कुछ ऐसा डाल रहा हूँ जहां मैं आपको साबित करके दिखाता हूँ कि UPSC चाहता ही नहीं कि आप चीजों को रटो, UPSC चाहता ही नहीं कि आपको सब चीजें पता हो। क्यों? क्योंकि इसमें देखो, इस क्वेश्चन को देखो, इसमें बोला है कि जो गुप्ता का जब डिक्लाइन हुआ, कब? लगभग 5th या 6th सेंचुरी में आप कह सकते हैं, जब गुप्ताज का डिक्लाइन होना शुरू हुआ। उसके बाद जो आपका नॉर्थ इंडिया है, हर्षवर्धन के आने तक नॉर्थ इंडिया में गुप्ता के डिक्लाइन के बाद कौन कौन से किंगडम रहे? सिंपल, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ था, राइट। हर्षवर्धन के आने तक, हर्षवर्धन का मतलब है कि लगभग आई थिंक 609 AD से के बाद हर्षवर्धन आया, लगभग 645 या 46, ये उनके उस टाइम का टर्म हुआ करती थी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, राइट, कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये बता रहे हैं कि जब डिक्लाइन हुआ गुप्ताज का, लगभग 500 AD में आप मान के चल सकते हैं, राइट। तब से लेके इस टाइम पीरियड तक कौन कौन से किंगडम्स रहे? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, जब गुप्ता का डिक्लाइन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि गुप्ता बिल्कुल एलिमिनेट हो रहे हैं, राइट। एलिमिनेशन नहीं हुआ है, डिक्लाइन हो रहा है, मतलब उनकी पावर डिक्लाइन हो रही है। पहले वो एक एम्परर थे, हो सकता है अब फ्यूड के स्टेटस में आ चुके हो। तो मगध में जो अभी भी गुप्त थे, वो गुप्त अभी भी बरकरार थे, राइट, वो तो अभी भी होंगे। तो ये स्टेटमेंट 1 तो सही चलती है। अगर आपने कुछ भी पढ़ा होता ना हर्षवर्धन के बारे में, आपने पढ़ा होता कि जो हर्षवर्धन है वो पुष्यभूति डायनेस्टी, जो थानेसर में पुष्यभूति डायनेस्टी हुआ करती थी, उसी का वो आगे वंशज था, पुष्यभूति डायनेस्टी। इट मीन्स हर्षवर्धन से पहले पुष्यभूति डायनेस्टी थी, हर्षवर्धन से पहले पुष्यभूति डायनेस्टी थी। स्टेटमेंट 1 हमने मान लिया कि करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 हमारी नॉलेज से करेक्ट है, हमें पता है कि हर्षवर्धन वो खुद ही इस डायनेस्टी से था, इट मीन्स उससे पहले तो ये डायनेस्टी थी। तो 1 और 3 जहां साथ में है, सिर्फ वही आपका राइट आंसर होगा, ये आपका राइट आंसर हो गया। ये बाकी चीजें देखना ही नहीं थी, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए थी। यादव ऑफ देवगिरी, मैत्रका, राइट, जो मैत्रका तो वल्लभी में थे, ये यादव ऑफ देवगिरी, ये तो बहुत बाद की बात है भैया, ये तो बहुत बाद की बात है, राइट। मौखरी ऑफ कन्नौज, ये आपको पता होना चाहिए, मौखरी ऑफ कन्नौज, राइट। तो क्योंकि इनसे बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे वॉर्स हुई थी, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपने याद रखनी है कि UPSC बिल्कुल नहीं चाहता कि आप हर चीज को रटे वो जस्ट आपसे प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहता है, एलिमिनेशन चाहता है। और ये 2021 का क्वेश्चन है, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट माना जाता है, इतना टफ कि कट ऑफ आपकी 87 तक गिर गई, राइट। और 2022 में तो आई थिंक और कम गिरेगी, जनरल के 80 तक आ जाएगी। लेकिन इसमें हमें थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन और जानना है इसी टाइम के बारे में, हमें ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में जानना है, जो एकदम, जैसे हम कहते हैं कि आई थिंक त्रिपक्षीय संघर्ष इसे हम कहते हैं नॉर्थ इंडिया के रेफरेंस में। ये यूजुअली आपके जो 9th सेंचुरी, लगभग 800 AD के बाद आपके ये चला, कहाँ? नॉर्थ इंडिया में। याद रखना, यहाँ UPSC मैनिपुलेट कर सकता है। नॉर्थ इंडिया में किन किन एम्परर्स के बीच? आपके पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार। राष्ट्रकूट आपके कहाँ? महाराष्ट्र के एरिया में होते थे। प्रतिहार आपके कहाँ? ये गुजरात और राजस्थान के एरिया में होते थे। और पाल आपके बंगाल के एरिया में होते थे। तो ये जो आपका पूरा स्ट्रगल चला, ये लगभग इस एरिया में चला,
कन्नौज के लिए, इस एरिया में आपको ये स्ट्रगल देखने को मिलेगा। यहाँ से पाल आए, यहाँ से आपके राष्ट्रकूट आए और यहाँ से प्रथियार आए। ये तीनों इस एरिया के लिए लड़ रहे थे, जो कि बहुत ही फर्टाइल एरिया था, बहुत ही फर्टाइल लैंड थी। तो ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल ये आपने याद रखना है, नॉर्थ इंडिया से डील करता है और इस पे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, यूपीएससी अच्छा क्वेश्चन बना सकता है। आई होप ये पूरी सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो रही होगी रिसर्च के। अगर ये थोड़ा भी वैल्यू एडिशन आपके इसमें कर रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों, फीडबैक दीजिए भाई, मुझे कमेंट पढ़ने में मजा आता है, राइट। अच्छे हो बुरे हो कमेंट करो राइट, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको लगता है कि इट इज वर्थ शेयरिंग। टेक केयर, बाय बाय।